दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है, लोग इनको वीजा क्वीन के नाम से जानते हैं और इन्होंने इस पूरे सेगमेंट को एक नई ऊंचाइयों पे लाके खड़ा किया है। मैडम, विजिटर वीजा लेना आसान तो लगता है लेकिन अक्सर रिजेक्ट होता है लोगों का। विजिटर वीज़ा में कॉमन जो मिस्टेक रहती है जिससे रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एसओपी स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कौन कौन से कंट्री बेस्ट है? जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। विजिटर वीजा के लिए सबसे इजी कंट्री दुबई। स्टूडेंट वीजा का सबसे फनी रिजेक्शन कमेंट क्या आता है? वही कि आप वापस नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा क्लाइंट आपके पास किस एज ग्रुप के आते हैं? 25 to 35। फेक एजेंट्स को अवॉइड करने का फास्ट ट्रिक बताइए कुछ। MOU बेस्ड काम करिए। एक लाइन में बताइए कि लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करें। दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने पिछले 5 सालों में स्टूडेंट्स को, वर्क परमिट पे जाने वालों को, विजिटर पे जाने वाले को, बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा है और इतने सारे लोगों को बाहर भेजा है कि शायद एयर इंडिया ने भी इतने लोगों को बाहर नहीं पहुंचाया होगा। लोग इनको वीजा क्वीन के नाम से जानते हैं और इन्होंने इस पूरे सेगमेंट को एक नई ऊंचाइयों पे लाके खड़ा किया है GFE ग्रुप के लिए। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ दीपमाला मैडम से। दीपमाला मैडम इस पूरे सेगमेंट को हेड करती हैं और हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं GFE ग्रुप के और हमारे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ सब पे जितना भी काम होता है, वीजा, वर्क परमिट, टूर्स एंड ट्रैवल्स, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा का, वो सारा ये हेड करती है अपनी एक बहुत बड़ी टीम के थ्रू। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आज हम इस सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। तो दीपमाला मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस पूरे सेगमेंट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले हम बात करेंगे विजिटर वीजा के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली विजिटर वीजा के बारे में आते हैं। मैडम, विजिटर वीजा लेना आसान तो लगता है लेकिन अक्सर रिजेक्ट होता है लोगों का, तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं और किस तरह से इसको पूरा ध्यान रख के करना चाहिए कि रिजेक्शन ना आए कम से कम? विजिटर वीज़ा में कॉमन जो मिस्टेक रहती है जिससे रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एसओपी स्ट्रांग होना चाहिए। आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं, क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना रहेगा। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके फंड है। जैसे कि USA अगर आपको विजिट करना है तो 1 डे ओल्ड फंड भी आपको चलता है। अगर आपको UK विजिट करना है तो 28 डेज मिनिमम फंड होना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करने जा रहे हैं तो आपको 90 डेज ओल्ड फंड आपको रखना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस है जो आपको आपके प्रोफाइल में मेंटेन करने पड़ेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कौन कौन से कंट्री बेस्ट है? क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको वीजा नहीं मिल रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, तो ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मेजरली 3 से 4 कंट्री बहुत अच्छे हैं जो टूरिस्ट फ्रेंडली भी है और जो जिनका वीज़ा लगना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके पासपोर्ट पे। जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। ये 4 कंट्री का हम एक पैकेज भी बना के देते हैं हमारे क्लाइंट को जिनको बड़ी कंट्री ट्रैवल करना है, तो आप ये हमसे पैकेज भी ले सकते हैं। तो ये 4 कंट्री ही क्यों ट्रैवल हिस्ट्री में आपने रखे हुए, इसका क्या बेनिफिट रहता है? जैसे कि ये 4 कंट्री आप मास इंडेक्स पे जाके देखें तो कौन सी कंट्री का स्टैंप लगना इज इम्पोर्टेंट, वो वहाँ पे है। जैसे कि सिंगापुर अभी टॉप रैंक पे जा रही है, जापान है टॉप रैंक पे जा रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया है जो टॉप रैंक पे है। तो ये अगर आपने ये 3-4 कंट्री का अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो कोई भी बड़ी कंट्री आपको 99% आसानी से वीजा दे देगी। अच्छा, ये इसका ये बेनिफिट है। ओके, विजिटर वीजा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और किस तरह से वो बनाए जाने चाहिए कि विजिटर वीजा में रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो जाए? विजिटर वीजा के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज होती है आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ से लेके 1 साल तक का होना चाहिए। फिर होता है आपका फंड आपके पास कितना है, कितना पुराना है, आपने IT रिटर्न पे किया है। वैसे लास्ट 3 ईयर का मैंडेटरी होता है, बस 2 ईयर का होता है तो वो चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग विजिटर वीजा लेके वहां पे रुकने की प्लानिंग करते हैं, वहां पे जॉब ढूंढना चाहते हैं, वहां पे कुछ काम ढूंढना चाहते हैं, तो विजिटर वीजा लेने के बाद में वो वहां पे कुछ तलाश में होते हैं, कुछ काम की, वर्क की। तो ये सही तरीका है? इसका क्या प्लस या माइनस हो सकता है? इसमें 2 to 3 टाइप ऑफ विजिटर वीजा आते हैं। जैसे कि आप टूरिस्ट वीजा पे गए हैं तो आप वहाँ पे नहीं रुक सकते, बट अगर आप बिजनेस वीजा पे गए हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है उस वीजा पे गए हैं तो आप वहाँ रह के अपने लिए जॉब या बिजनेस फाइंड कर सकते हैं।
इस पे कंट्री टू कंट्री डिपेंड होता है। जैसे कि रशिया है, रशिया में अब आप विजिट पे गए और वहां पे आप जॉब करना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर आप दुबई गए और आपको वहां पे जॉब करनी है तो आपको एक बार एग्जिट करना ही पड़ेगा दुबई से। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ये आए हुए कि आज इंडिया से कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कंट्री में जा सकते हैं वर्क परमिट के लिए, और वहां पे किस टाइप की जॉब्स हैं और किस टाइप की सैलरीज हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वर्क परमिट के लिए जो ऑन डिमांड कंट्रीज जो है, अभी के लिए मैं बात करूँ आपके साथ में कि अभी हमारे पास में यूके है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पे स्लोवेकिया है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, ये सारी कंट्री हमारे पास में। फिर यूरोप कंट्री की बात करूँ तो वो सर्बिया है, मालडोवा है, यूक्रेन है, रशिया है, ये सारी कंट्री अभी पॉपुलर है जिसमें आसानी से लोग 75,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, जिसमें अगर आप ओवर टाइम करो तो और भी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कंट्रीज जो होती है वो आपको पर आवर वेजेस देती है। तो किस टाइप की जॉब्स होती है यहाँ पे, किस तरीके के प्रोफाइल्स होते हैं? यहाँ पे हमारे पास में कैटेगरी जो रहती है वो डी कैटेगरी रहती है, जिसमें आपको किचन हेल्पर, वेयरहाउस वर्कर, वेयरहाउस हेल्पर, रेस्टोरेंट हेल्पर, ये सारी जॉब अवेलेबल रहती है। ओके, वो पैकर्स एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, कैशियर, स्किल एंड नॉन स्किल, बोथ टाइप ऑफ जॉब अवेलेबल विद अस। तो लोग ये सारी जॉब तो इंडिया में भी कर सकते हैं, तो बाहर जाके क्यों जॉब करना प्रीफर करते हैं? इसमें जो बड़ा क्राइटेरिया है वो रहता है करेंसी का। आपको पता है हमारी करेंसी, यूके करेंसी या यूरोपियन करेंसी जो यूरो बोलते हैं, वो करेंसी का इसमें सबसे बड़ा खेल रहता है कि आप यहाँ पे 1 घंटा काम कर रहे हो, आपको पूरे दिन का आपका 300 रुपीज या 400 रुपीज वेजिस है, वहां आप काम करोगे तो वो आपका यूरो में काउंट होता है। जो 1 घंटे का आपको मे बी 10 यूरो, 5 यूरो उस हिसाब से मिलता है। मतलब आप एक दिन का 2,000 से 3,000 एक दिन का कमा सकते हैं। तो मंथली कितना फर्क पड़ जाता है? अगर सैलरी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो मंथली सैलरी कितनी मिल जाएगी उस प्रोफाइल की, उसी प्रोफाइल की बाहर जाके जॉब करते हैं तो कितना फर्क पड़ जाएगा मंथली पे? अच्छा, अगर आप 10th पास है और आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह जाएगी? मतलब आपका सैलरी रहेगा 10,000 से 15,000, बट आप सेम 10th पास है और आप यूरोपियन कंट्रीज या यूके जाते हैं तो आपके पास में वो यूरो में और पाउंड में कमाने का मौका मिलता है, जो 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का रहता है। तो ये जो बाहर की जॉब्स होती है ये सिर्फ जो लो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उन्हीं के लिए होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड उनके लिए भी होती है? दोनों के लिए होती है हमारे पास में। मैंने बताया ना कि हमारे पास स्किल एंड नॉन स्किल बोथ जॉब अवेलेबल है। अच्छा, बहुत सारे फेक ऑफर लेटर्स वाले स्कैम, फेक वर्क परमिट का जो काम होता है उसके स्कैम बड़े सुनने को आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये काम बहुत जेन्युइन तरीके से नहीं करते हैं। तो आप कैसे ये सारा मैनेज करते हो कि इतना सारा मार्केट में इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को क्लाइंट्स का पैसा, हार्ड अर्न मनी चला जाता है और उनके काम फिर भी नहीं होते, तो आप कैसे काम करते हो? आपका काम करने का स्टाइल क्या है वर्क परमिट में? हमारा जो टोटल काम रहता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, एमओयू बेस्ड हमारा काम रहता है। हम क्लाइंट के साथ में ये पूरी डिटेल शेयर कर देते हैं कि आपका जॉब कहाँ पे लगा है, उनका पूरा एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, क्लाइंट खुद भी चेक कर सकता है ईमेल करके। अगर क्लाइंट के कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी वो कंट्री में रहता है, वो वहां जाके खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि ये नाम का उनको ऑफर लेटर मिला है तो ये पूरा जॉब जेन्युइन है कि नहीं। तो वर्क परमिट पे जाने वाले क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज किस चीज में आती है और आप कैसे सॉल्व? कंसल्टेंट क्या करते हैं कि आपको कौन सा जॉब करना है वहां जाके, या आप किस टाइप के एटमॉस्फेयर में रहोगे, वो उनको क्लाइंट को बताते नहीं हैं। हमारा कैसा रहता है कि हम हमारे क्लाइंट को पूरा उनको गाइडेंस देते हैं कि आपका ये जॉब प्रोफाइल रहेगा, अगर आप स्किल है तो आपको वो वीडियो फोटोग्राफ वो दिखाया जाएगा, आप कहाँ पे रहोगे, आपका लोडिंग का अनलोडिंग का जो भी काम है हम पूरा ट्रांसपेरेंसी से क्लाइंट को ये बता देते हैं, पूरा अवेयर करते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर से कि आपको ये काम करना पड़ेगा, इतने घंटे का काम है। तो वो उनको जो वहां जाने के बाद में जो डिफिकल्टी पड़ती है वो नहीं पड़ती है, और क्लाइंट को पता ही रहता है कि हम मेरा ये काम रहने वाला है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट वीजा सेगमेंट पे। आज के टाइम में एक इंडियन स्टूडेंट के पास कौन कौन से अच्छे ऑप्शन है कंट्री के कि जहाँ पे वो जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है? इसमें मैं आपको एक पहली बात बता देना चाहती हूँ कि हमें जब भी क्लाइंट हमारे पास में आते हैं तो हम उनको पहले ये बताते हैं कि आपके बच्चे की जो भी सेफ्टी कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, कहाँ पे कौन से सबसे ज़्यादा रूल चेंज नहीं होते। जैसे कि यूके है, अगर आप यूके में आज से 5 साल भी जाएं, 5 साल के पहले का सिनेरियो देखेंगे और अभी का सिनेरियो देखेंगे, इट इज सिमिलर, 90% कुछ चेंज नहीं हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो पॉलिसीज चेंज हो चुकी है। पहले वहाँ का स्टूडेंट था वो पोस्ट स्टडी वर्क कर सकता था, अभी वो टोटली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। आप यूएसए का आपको पता ही अभी जो पॉलिसीज हो रही है उसके हिसाब से स्टूडेंट का बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। तो हम हमारे जो कैंडिडेट होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको हम यही गाइड करेंगे कि अभी के जो टॉप कंट्रीज है जिसमें सेफ्टी भी है, पीआर के चांसेस भी है, तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट कंट्री जो फेवरेट है वो यूके, न्यूजीलैंड और यूरोप की जो कंट्रीज है जिसमें नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इसमें अभी आपको ज्यादा चांसेस और बेनिफिट है। एक जो क्वेश्चन बार बार आता है कि हमें कौन सा कंट्री में जाना चाहिए स्टडी करने के लिए और कौन सी कंट्री को प्रीफर करना चाहिए, तो कैसे कंट्री का चुनाव करें स्टूडेंट और कैसे अपनी यूनिवर्सिटी का चुनाव करें, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइंट से या कैंडिडेट से ये जानते हैं कि आपका मेन गोल क्या है वहां जाने का। आपको वहां जाके सेटल होना है या सिर्फ आप स्टडी पर्पस के लिए ही वहां जा रहे हैं। अगर आपको सेटल होना है तो मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ बार बार पॉलिसीज चेंज नहीं होती है, आप पीआर कितना जल्दी ले सकते हो वहाँ पे। तो जैसे यूके है, न्यूजीलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज जो होती है जो आपको पीआर में हेल्प करती है, तो वो कंट्रीज का सिलेक्शन रहता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया या कोर्स सिलेक्शन हो गया या कंट्री सिलेक्शन हो गया, इसमें आपकी टीम कैसे हेल्प करती है लोगों की, स्टूडेंट्स की? ओके इसमें हमारी टीम ए टू जेड गाइडेंस देती है। जैसे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपके फैमिली फ्रेंड कहाँ पे रहते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो दिक्कत आती है वो नहीं आए, फिर आपका जॉब है जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो कौन सी कंट्री जल्दी प्रेफर करती है, आपका पीआर कौन सी कंट्री में ज़्यादा हो सकता है, आपका वीज़ा स्लॉट बुक करने से लेकर आपके डेट लेने से सारी चीज़ें हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। इसके लिए हमारे पास में बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। अगर आपको इंडिया से अगर डेट लेने में दिक्कत आती है तो हम वियतनाम, थाईलैंड या मलेशिया से भी हमारे कैंडिडेट जो होते हैं उनको डेट लेके देते हैं और उनका फास्टेस्ट वीज़ा प्रोसेस करके देते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट वीज़ा में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बच्चे को भी बाहर भेजना पड़ता है। तो आप कैसे प्लानिंग करते हो स्टूडेंट की, कैसे वो अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्स, कंट्री वो सब प्लान करें, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका पेरेंट्स उसके ऊपर करने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि पूरी डिटेल काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की और स्टूडेंट की दोनों की। उनको कौन सी कंट्री, उनको जो कोर्स है, उनका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वो प्लान करते हैं। उनको वहाँ जाने के बाद में सेटल होना है, उसके बाद में उनको वर्क करना है, उसके हिसाब से हम उनको पूरा सजेशन करते हैं कि आप कौन सी कंट्री जाएंगे। उसमें मेन फैक्टर आता है बजट का भी। हम उनको लो बजट से हाई बजट तक सारे ऑप्शन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में हम जो हमारे पास में जो हमारे पार्टनर्स हैं, हम उनका लोन फैसिलिटी भी करवा के देते हैं कि आप लोन से भी जा सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा में जो एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो मैं पूछता हूँ आपसे कि स्टडीज के साथ साथ कैसे और कितना काम कर सकते हैं, वहाँ पे वर्क मोड क्या है, और स्टडी खत्म होने के बाद में वर्क के ऑप्शंस कैसे रहते हैं और कैसे अच्छी जॉब मिल जाए, काम स्टडी खत्म होने के बाद भी, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कैसे प्लानिंग की जाए? इसमें कैसा रहता है कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, वहाँ पे कितने आवर स्टूडेंट काम कर सकता है, वो पॉलिसीज बनी हुई है। जैसे कि आप अपनी स्टडी के साथ में आप काम कर रहे हैं तो 20 आवर्स तो आप काम कर ही सकते हैं पर वीक। उसके बाद में अगर आपका जो सेमेस्टर है फिनिश हो गया है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहता है वो 4 मंथ्स आप टोटली फुल वर्क कर सकते हैं, जैसे कि 50 आवर्स काम कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क की मैं बात करूँ तो आपने जहाँ पे भी काम किया है, जैसे कि 20 आवर्स काम किया है थोड़े टाइम के लिए आपकी स्टडी के इन बिटवीन, उसके बाद में आपको फुल वर्क के लिए भी वही एम्प्लॉयर आपको चांस दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि स्टेबिलिटी बनानी रहेगी, लॉयल्टी दिखानी रहेगी, तो वो आपके पीआर में भी बेनिफिट हो सकता है। तो आपको बार बार जॉब चेंज नहीं करने, आप जहाँ पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में कैसा रहता है कि आपने वहाँ पे स्टडी की है, उसके बाद में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी वही एम्प्लॉयर जो होते हैं वही आपको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में आप पेड इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वही यूनिवर्सिटी आपको पेड इंटर्नशिप देगी, जिसके बाद में आपको पीआर में भी हेल्प मिलता है। आपके पास ऐसा कोई केस स्टडी है कि कोई रिजेक्शन वाला केस आपके पास आया है और आपने उसको सक्सेसफुल केस में कन्वर्ट कर दिया हो? बहुत सारे केस हैं हमारे पास में। जैसे कि आप जानते ही है कि मैं डेटा की बात करूं तो लास्ट ईयर ही तकरीबन 1 करोड़ लोगों का सिर्फ यूएसए रिजेक्शन हुआ है, ठीक है, विजिटर वीज़ा में।
तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। कंसल्टेंट की मेन गलती क्या होती है कि वो आपका जो इनकम है, आपने जो आईटी रिटर्न भरा है उससे डबल का आपको सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। आपको आपका जो जेन्युइन प्रोफाइल है उस हिसाब से ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उस हिसाब से ही आपको वीजा फाइल करना है। आपका जो इनकम है, आप आईटी रिटर्न जो फाइल कर रहे हो, जो आपने आपका डॉक्यूमेंट जो बताया है उस हिसाब के ही आपके पास में प्रूफ होने चाहिए, तो आपका वीजा सक्सेसफुल आ जाता है। तो आपने ऐसा कोई केस कन्वर्ट किया है सक्सेसफुल में? जी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं हर महीने, 3 से 4 केस ऐसे आते हैं कि जिनका रिजेक्शन है, बट हमने क्या करा, उनका जो जेन्युइन प्रोफाइल है वही क्रिएट करा और उनका वीजा सक्सेसफुली आ गया। अच्छा, एक अक्सर मार्केट में देखा है कि जो आरोप लगता है वीजा कंसल्टेंट पे, वो लगता है कि ज्यादातर उनके जो प्रोमिसेस है वो फेक होते हैं, काम भी बहुत सारे जो चलते हैं मार्केट में वो फेक तरीके से चलते हैं। तो आप कैसे एश्योर करते हो अपने क्लाइंट्स को कि भाई आपका काम जेन्युइन है? वो आपको भी तो फेक समझते होंगे। बिल्कुल। इसमें कैसा रहता है कि हमें 90% मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे जो 90% क्लाइंटेल है, वो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के, उनके रिलेटिव्स के, उनके बच्चे जो है, उनके फ्रेंड सर्कल से ही आते हैं। तो जो रेफरेंस बिज़नेस अगर आपका आने लगा, तो आप समझो कि आप जेन्युइन हो। Okay. अगर आपने किसी का भी फेक काम करा, तो वो आपको रेफर करेगा ही नहीं। Yes. उस हिसाब से। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि हमारा काम बिल्कुल जेन्युइन है। हम एमओयू बेस ही काम करते हैं। हमने क्लाइंट का जो भी काम लिया है उसका पूरा हम उनको लिख के एमओयू में देंगे, क्लाइंट साइन करेगा, उसके बाद में ही हम काम शुरू करते हैं। तो ये 2 पॉइंट है। आप किसी भी कंसल्टेंट से काम करें, आप एमओयू बेस पे जाएंगे तो आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि रशिया के लिए अभी आपका भी काम चल रहा है, आपकी काफी सारी वैकेंसीज आपके पास आई हुई है, तो रशिया में भी क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या वहाँ पे काम करना सेफ है? जो माहौल है चल रहा है, जैसा रशिया और यूक्रेन का भी चल रहा है, तो ये डाउट लोगों का रहता है। और किस तरह की जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह के प्रोफाइल है, किस तरह की सैलरी है, वो थोड़ा सा बताइए डिटेल में। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, तो आप क्या इंडिया छोड़ दोगे? वो किसी हिस्से में होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे रशिया में नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि हमारे पास में रशिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि वेयरहाउस वर्कर है, किचन हेल्पर है, रेस्टोरेंट वर्कर है। जो इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने मिनिमम 10th पास किया है, पर उसको भी क्या 1 लाख कमाने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो रशिया में हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटीज है कि वो यहाँ से 75,000 से 1 लाख क्या 2 लाख तक कमा सकता है। तो रशिया में आज की तारीख में अगर आप देखें तो इट्स अवर फ्रेंड कंट्री, तो आपको पीआर भी इजीली मिल जा रहा है वहाँ पे। रशिया का जो ग्रीन कार्ड आता है वो इजीली प्रोवाइड है फॉर इंडियंस। तो ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट है इंडियंस के लिए कि हम वहाँ जाके दूसरे कंट्री न जाए। दूसरे कंट्री अगर आपके पास लो बजट है, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको कनाडा में वर्क परमिट करना चाहिए, मैं दिलवा दूंगी, बट उसका बजट ही आपको पता है कि वो आपके लायक है ही नहीं, आप 30-35 लाख नहीं खर्च करना चाहते, तो आप रशिया जा सकते हैं। वहाँ आप 4-5 लाख रुपए, इट इज लाइक नॉमिनल अमाउंट, उसमें अगर आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है स्टूडेंट की तरफ से, वो ये आता है कि आइलेट्स के बेस पे ही एडमिशन हो सकता है बाहर यूनिवर्सिटीज में, या उसके बिना भी बाहर जा सकते हैं? ये बहुत सारी क्वेरीज आती है लोगों की। हाँ, यस, ये हमने भी सुना है कि क्लाइंट ये ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट के अभी हमारा आईएलटीएस नहीं हुआ है या उसमें बैंड हमारे कम है, बट हमारे साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें हमने टाइप किया हुआ है कि जो बिना आईएलटीएस के भी एडमिशन देती है। तो वो कैसे देती है कि एमओआई के बेस पे। एमओआई मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने अगर इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम से ही पढ़ाई करी है और आपने 12th स्टैंडर्ड में आपके इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट में अगर आपके 70+ मार्क है, तो आप एमओआई बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं फॉरेन की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, ये तो अपने को पता ही नहीं था। अच्छा, अब मैं एक रैपिड फायर लेना चाहता हूँ दीपमाला मैडम के साथ में। कुछ क्वेश्चंस मैं फास्ट ट्रैक में पूछूंगा और उसके फास्ट ट्रैक में मुझे आंसर ये दे देंगे। विजिटर वीजा के लिए सबसे इजी कंट्री? दुबई। स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए टॉप 3 कंट्रीज? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। कनाडा या यूके पीआर के लिए कौन सा बेस्ट है? यूके। स्टूडेंट ज्यादा सीरियस होता है या पेरेंट्स ज्यादा सीरियस होते हैं? पेरेंट्स ज्यादा सीरियस होते हैं। वर्क परमिट क्विकेस्ट, वर्क परमिट फास्टेस्ट ऑप्शन कौन से कंट्री में है? रशिया। स्टूडेंट वीजा का सबसे फनी रिजेक्शन कमेंट क्या आता है? वही कि आप वापस नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा क्लाइंट आपके पास किस एज ग्रुप के आते हैं? 25 to 35। फेक एजेंट्स को अवॉइड करने का फास्ट ट्रिक बताइए कुछ। एमओयू बेस काम करिए। अगर आपको खुद सेटल होना हो कहीं पे दीपमाला मैडम, तो आप कौन सा कंट्री चलोगे? जर्मनी।
एक लाइन में बताइए कि लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करें। वैसे मैंने ये पहले भी बता दिया है, बट वापस से थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि आपका अगर रेफरेंस बिजनेस आता है तो आप जेन्युइन हो। एमओयू बेस आप काम करते हो, हम जो भी काम करते हैं हम रिटर्न में देके करते हैं। अगर आपका एजेंट, आपका कंसल्टेंट आपको रिटर्न में देके देता है कि ये पैसा मैंने लिया है, ये मैं काम करके दूंगा, तो वो जेन्युइन है। तो बस रिटर्न पे काम करिए एमओयू बेस पे। तो आज हमने काफी सारी बातें की दीपाला मैडम के साथ में और समझा कि स्टूडेंट वीजा में क्या डिफिकल्टीज है, उनके क्या सॉल्यूशंस है, विजिटर वीजा में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस है, और इसके अलावा वर्क परमिट या विजिट टू वर्क जैसी जो चीजें हैं उसमें क्या मिथ हैं, क्या गलतफहमियां हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आपको भी कोई डिफिकल्टी आ रही है या आपको कोई और रिक्वायरमेंट है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक लिंक आपको मिल जाएगा इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमारी टीम सॉल्व करने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम फिर से मिलेंगे किसी एक गेस्ट के साथ और एक बहुत अच्छी डिस्कशन लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके काम की होगी, जो आपके परिवार के, आपके फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ और हमारे साथ ये जो कंटेंट है हाई क्वालिटी वाला ये आपको मिलता रहे। थैंक यू दीपाला मैडम आज यहाँ पे आने के लिए और इतनी सारी नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वैभव सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं, मेरे जो क्लाइंट है उनको जेन्युइन सर्विस मिल सके, उसके लिए मैं कुछ हेल्पफुल हो पाऊँ। थैंक यू सो मच।